नमस्कार। बस्टरी कंट्रोल के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि बस्टरी कंट्रोल की परिभाषा क्या है, बस्टरी कंट्रोल होता क्या है। इसके साथ ही हमने जाना था कि बस्टरी कंट्रोल की विशेषताएं क्या क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है। इसी के साथ हम इससे पहले बस्टरी कंट्रोल के अलावा बजट के प्रकारों के बारे में भी समझ चुके हैं। आज बस्टरी कंट्रोल का जो दूसरा भाग है उसमें हम बस्टरी कंट्रोल के लाभों के बारे में, बस्टरी नियंत्रण के क्या लाभ हैं ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस्टरी नियंत्रण के लाभों की अगर हम बात करें तो बस्टरी नियंत्रण के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला लाभ है भावी संभावनाओं पर पहले से ही विचार कर लेना। बस्टरी कंट्रोल में होता क्या है कि जो आने वाली व्यावसायिक क्रियाएं हैं उसका पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है प्रबंधकों द्वारा, और जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनका पहले से ही अगर पता चल जाता है तो हम उसको अच्छी योजना बना करके उन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, वो इन कठिनाइयों के समाधान के लिए पहले से ही आवश्यक उपाय करके रखता है, ताकि जब उन समस्याओं का सामना करना पड़े तो समाधान के लिए पहले से ही हमारे पास संसाधन उपलब्ध हों। इसी प्रकार दूसरा इसका लाभ है साधनों का सदुपयोग, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बस्टरी नियंत्रण से संस्था के जो आर्थिक साधन होते हैं उनका सदुपयोग किया जा सकता है। श्रम सामग्री हो, मशीन हो, इन सभी के प्रयोग में जब कुशलता आती है और जो अपव्यय है उनकी संभावनाएं कम होती हैं। कार्यों के लक्ष्य तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो प्रत्येक अधिकारी होता है या जो भी कर्मचारी होता है वो सीमित साधनों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हम इसके तीसरे लाभ की बात करें तो वो है उद्देश्य का स्पष्टीकरण, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बस्टरी नियंत्रण व्यवसाय के उद्देश्य को स्पष्ट करने में सहायक होता है। प्रबंध संचालक से लेकर पर्यवेक्षक तक को वह ज्ञात होता है, और जब पहले से ही उद्देश्य इन सभी को मालूम होगा, प्रबंधक को मालूम होगा, जो डायरेक्टर्स हैं उनको मालूम होगा, सुपरवाइजर्स को मालूम होगा, तो उससे उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार से तैयारी की जाती है। व्यवसाय के उद्देश्य के स्पष्ट होने से कार्य जो संचालित किया जाता है उसमें बहुत कुशलता आ जाती है, क्योंकि जब पता रहेगा कि किस दिशा में व्यवसाय को ले जाना है, किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो फिर कुशलता अपने आप बढ़ानी पड़ेगी या फिर उस स्तर की रखनी पड़ेगी जिससे उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। ये प्रबंधकों की कोशिश रहेगी। चौथा इसका लाभ है बस्टरी कंट्रोल का, वो है अधिकारियों तथा दायित्वों के सौंपने में सहायक। तो अधिकारों और दायित्वों को सौंपने में सहायक होता है ये, जिसे हम कहें हेल्पफुल इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे समझते हैं? देखिए, बस्टरी नियंत्रण प्रबंधक को अपने अधिकारी एवं अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप में सौंपने में सहायता करता है। इसलिए बस्टरीय परिणाम प्राप्त न होने पर व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रबंधक प्रत्येक विभाग के लिए, प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक दायित्व निर्धारित कर देगा, साथ ही उसे अधिकार भी देगा, और उन दायित्वों को पूरा करने के लिए वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। और अगर अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाता है कर्मचारी, तो इसके लिए उस व्यक्ति विशेष को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा जब बस्टरीय परिणाम आशानुरूप प्राप्त नहीं होंगे तब।
समन्वय स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। बजटरी नियंत्रण द्वारा व्यवसाय के सभी अंगों के कार्यों को एक लक्ष्य की ओर समन्वित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा व्यवसाय के जो विभिन्न क्रियाएं होती है, व्यवसाय के जो विभिन्न विभाग होते हैं और जो कर्मचारियों के कार्य हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय स्थापित किया जाता है। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी संस्था में, क्योंकि जब तक उस संस्था में जो विभाग की क्रियाएं हैं तथा जो कर्मचारी हैं उनके कार्य हैं उनमें समन्वय नहीं होगा, तो फिर संस्था अपने लक्ष्यों को जो कि बजटरी नियंत्रण द्वारा प्राप्त करना चाहती है वो प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए एक अच्छा समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है और ये बजटरी नियंत्रण के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। बजटरी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है कि इससे प्रभावशाली नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रबंध में नियंत्रण का एक प्रभावशाली एवं सार्थक उपकरण है जिसके माध्यम से उचित नियंत्रण करके उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का बजट अनुमानों से तुलना करके प्रबंधक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है। फिर से समझ लीजिए, बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक जो प्रगति होती है उसका बजट अनुमानों से तुलना करते हैं, परिणाम क्या प्राप्त हुए हैं और हमने बजट में क्या स्टैंडर्ड्स, क्या मानक तय किए थे, उनके आपस में तुलना करेंगे और प्रबंधक उसके बाद प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है। क्योंकि नियंत्रण की अवस्था क्या कहती है कि जो हम बजट में अनुमान लगा रहे हैं, जो वास्तविक परिणाम आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और अगर वेरिएशन नकारात्मक होता है तो नियंत्रण की उस संस्था में बहुत आवश्यकता होती है। व्यावसायिक क्रियाओं में स्थिरता आना, स्टेबिलिटी इन बिजनेस एक्टिविटीज़। बजटरी नियंत्रण का एक लाभ यह भी है कि इसके द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं में स्थिरता लाई जा सकती है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार की संबंधित कमियों या दोषों का पूर्वानुमान लगा देता है। वो अपने व्यापार में होने वाले जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, जो व्यापार चक्र होते हैं, उनका अनुमान लगाकर इनसे जो अस्थिरता आने वाली है उनको दूर करके स्थिरता लाने में सफल हो सकता है। बजटरी नियंत्रण का एक और लाभ है कि इससे नियोजन में अर्थात प्लानिंग में निश्चितता होती है। बजटरी नियंत्रण की सहायता से नियोजन में निश्चितता आती है क्योंकि बजट संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो व्यावसायिक लक्ष्य की कुशलता प्राप्ति के लिए बजट एक साधन के रूप में और बजट नियंत्रण एक साध्य के रूप में कार्य करता है। फिर से हम समझें इसको कि व्यावसायिक लक्ष्य की कुशलता प्राप्ति के लिए बजट, केवल बजट शब्द से हम मतलब ले रहे हैं यहाँ पर एक साधन के रूप में, और बजट नियंत्रण, बजट के साथ नियंत्रण एक साध्य के रूप में कार्य करता है। आइए अब समझते हैं कि बजटरी नियंत्रण के लाभ जो हमने 8 बिंदु पढ़े उनमें हमने पढ़ा कि बजटरी नियंत्रण से लाभ क्या होता है, लेकिन बजटरी नियंत्रण की लिमिट्स क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बजटरी नियंत्रण की जो सीमाएं हम पढ़ेंगे उसमें जो पहली सीमा है वो है बजट प्रबंध का एक साधन मात्र है। जी हाँ, बजट प्रबंध का एक साधन मात्र है, न कि स्थानापन्न, परंतु व्यवहार में हम इसे प्रबंध का स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं और ये उचित नहीं होता है। प्रबंधक केवल बजट को ही प्रबंधकीय सफलता की कुंजी मानता है और वास्तव में प्रबंधकीय सफलता के अन्य आवश्यक तथ्यों जैसे व्यक्तिगत निर्णय, कार्यकारी की कुशलता तथा सामान्य अनुभूति को भूलकर व्यवसाय को जोखिम में डाल देते हैं। इसलिए बजट को इतना केवल
मात्र बजट को ही इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि बजट के साथ साथ व्यक्तिगत निर्णय, कार्य कर्मचारियों की कुशलता और सामान्य अनुभूतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसकी जो दूसरी सीमा है वो है बजट प्रबंधकीय प्रेरणा के अवरोधक हैं। बजट प्रबंधकीय प्रेरणा के अवरोधक बन सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अधिकारी बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अब प्रत्येक अधिकारी चाहेगा कि उसने जो बजट में लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, और ऐसे प्रयत्न करने के दौरान ये प्रबंधक की स्वतंत्रता का हनन करता है और वह अपनी इच्छानुसार अपने विभाग या अनुभाग का प्रबंध नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उसे लकीर का फ़कीर होना पड़ता है। उसने जो बजट में लक्ष्य तय कर दिए हैं उनको प्राप्त करने का ही प्रयत्न उसे करना पड़ता है। अन्य सीमा है बजटीय लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई। बजट में जो लक्ष्य तय कर दिए जाते हैं उसकी प्राप्ति असंभव हो सकती है, क्योंकि बजट पूर्वानुमानों पर आधारित होता है और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी ने नहीं देखा। ये पूर्वानुमान पूरी तरीके से सही है या पूरी तरीके से सही नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये केवल एक अनुमान होता है। तो बजटीय लक्ष्य प्राप्त हो ही सही ऐसा निश्चित नहीं है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। अंतरों को छुपाने का प्रयत्न, इसकी एक सीमा और है कि जो वेरिएशन होते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड तय किए हैं और जो वास्तविक परिणाम होते हैं उनमें जो अंतर है उनको छुपाने का प्रयत्न। बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्रगति में जब विचलन आते हैं, वेरिएशन होता है, तो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, वो ये कोशिश करता है कि ऐसे वेरिएशन को छुपा लिया जाए। कोई भी प्रबंधक पूर्व घटनाओं का बहाना लेकर अपनी अकुशलताओं को छिपा सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पर बजटीय नियंत्रण में हम एक सीमा या एक लिमिट्स बना रहे हैं जो कि संस्था के लिए सही नहीं है। निरीक्षण तथा प्रशासकीय कठिनाइयाँ। यदि परीक्षण तथा प्रशासकीय कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता है तो बजटीय नियंत्रण सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बजटीय नियंत्रण के लिए निरीक्षण तथा प्रशासन की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य होती है। इसलिए जो व्यवसाय होता है वहाँ पे प्रबंधक जो होते हैं उनको परीक्षण तथा प्रशासकीय कठिनाइयों को दूर करने में दिक्कत आती है, और यहाँ पर बजटीय नियंत्रण सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं बजटीय कंट्रोल के लिए जो निरीक्षण है और जो प्रशासन की व्यवस्था है वो जरूर होनी चाहिए, वो अनिवार्यतः होनी ही चाहिए। परिवर्तनीय परिस्थितियों की हम बात करें, जो कि एक सीमा है बजटीय नियंत्रण की, कि परिवर्तनीय परिस्थितियां जैसे सरकारी नीतियां, व्यापारिक चक्र, मुद्रा प्रसार, ये सब परिवर्तनीय परिस्थितियां होती हैं जो व्यवसाय के लिए स्थिर नहीं होती है, कभी भी बदलती रहती है। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें हम बजट का निर्माण और उसका नियंत्रण का कार्य करें तो ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कब मुद्रा प्रसार बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। व्यापार चक्र आने वाले समय में कैसा रहेगा, मंदी रहेगी, तेजी रहेगी, या किस परिस्थिति का सामना व्यवसाय को करना पड़ेगा। सरकार की नीति उस व्यवसाय की दिशा और दशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सरकारी नीतियाँ किस प्रकार की रहेगी, ये सभी तत्व मिलकर जो परिवर्तनीय परिस्थितियां हैं वो बनाती हैं, और इनका प्रभाव पड़ता है बजट पर और बजटीय नियंत्रण पर। तो यहाँ पर बजट और बजटीय नियंत्रण का कार्य कठिन हो जाता है। बजट जब बन जाता है तो उसमें समय समय पर संशोधन करने चाहिए और करने पड़ते भी हैं।
अधिकारियों में सहयोग की भावना। बस्टरी नियंत्रण की एक प्रमुख सीमा यह है कि संस्था के अधिकारियों में सहयोग व आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना का अभाव रहता है। उनमें जब तक मिलजुल कर कार्य को करने की भावना नहीं होगी तब तक व्यावसायिक लक्ष्यों को किसी भी प्रकार से, बजट के जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनको किसी भी प्रकार से प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए जो प्रबंधक है, जो अधिकारी है, उन सबको, जो सुपरवाइजर्स है, उन सबको एक सही तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाकर कार्य करना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बस्टरी नियंत्रण की एक बहुत बड़ी खामी हो सकती है। विभागीय अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं करना। बस्टरी कंट्रोल तभी सफल हो सकता है जब सभी विभागों के अध्यक्ष अपने अपने विभागों के बजट को स्वीकार करें। यदि इन अधिकारियों द्वारा संस्था को पूर्ण सहमति इस संबंध में नहीं प्रदान की जाती तो बस्टरी नियंत्रण के कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अतः अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं होना भी बस्टरी नियंत्रण की एक सीमा होती है। इसकी जो अगली सीमा है वो है बस्टरी नियंत्रण संबंधी नियमों का ज्ञान नहीं होना। बजट तो बना लिया, लेकिन बजट के नियंत्रण की जो नियम होते हैं उनका ज्ञान ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में बस्टरी नियंत्रण की प्रक्रिया असफल हो सकती है। बजट बनाने के लिए तो विशिष्ट ज्ञान आवश्यक होता ही है। यदि बजट बनाने में कोई कमी रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो जो बस्टरी नियंत्रण होगा उसकी सफलता भी संदिग्ध समझी जाएगी या कहें खतरे में पड़ जाएगी। प्रभावी नियंत्रण का अभाव, ये इसकी अगली सीमा है। 11वें नंबर की जो पॉइंट है, प्रभावी नियंत्रण का अभाव। प्रभावी नियंत्रण होने पर ही बजट सफल माना जाता है, नहीं तो उसके अभाव में बस्टरी नियंत्रण सफल नहीं हो पाता है। तो ये था बस्टरी नियंत्रण का दूसरा भाग। यहाँ पर अब तक हम पढ़ चुके हैं बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट का आशय क्या है, फिर हमने पढ़ा बस्टरी नियंत्रण का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे हमने समझा, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या हैं बस्टरी नियंत्रण के। वो जब बस्टरी नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसकी सफलता किन तत्वों पर निर्भर करती है, ये भी हमने पढ़ा। और आज जो हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि बस्टरी नियंत्रण का लाभ क्या होता है और बस्टरी नियंत्रण की सीमाएं क्या क्या होती है। धन्यवाद।